साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके बिहार शिक्षक भर्ती में तमाम तरह के क्वेश्चन सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। हमारे इस चैनल पे संगीत के साथ साथ जीएस के भी कुछ सेट चल रहे हैं, जो आपको हर तरह से एग्ज़ाम में डायरेक्ट लाभ पहुँचाने की संभावना है पूरी तरह से। जितने भी टॉप क्वेश्चन है वो आप सभी को, जितने भी संभावित आने के क्वेश्चन हैं वो आप सभी को प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम समय में सारे क्वेश्चनों का अभ्यास आपको कराया जा सके, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रूप से सभी लोग पढ़ चुके हैं। अब ज़रूरत है तो प्रश्न का अभ्यास बहुत ही ज़रूरत पहुंचाता है, बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप प्रश्न का अभ्यास नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में आप कितना भी पढ़ लें, बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। तो इसका आंसर, जैसा कि टिक मारा हुआ है, आप उस पर ना ध्यान देंगे, आप लोग समझते हुए चलेंगे। ये ऑप्शन 3, 2 आहत और अनाहत 2 प्रकार का नाद होता है, वहीं 2 प्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, आहत नाद। आहत और अनाहत जो 2 नाद होता है, आहत नाद ही संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि होता है। अनाहत नाद जो होता है वह बिना आवाज़ का होता है, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए जो योग के लिए प्रयोग किया जाता है, अक्सर ऋषि मुनि वगैरह लोग ये माना जाता है। यानी कि संगीत उपयोगी जो नाद है वह आहत नाद ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो आहत नाद जो है द्रव्यों के आघात से, ऑप्शन के हिसाब से जैसे ऑप्शन दिया, अनाहत नाद अपने आप जल से। तो जो द्रव्यों के आघात से, यानी कि किसी, जैसे कि हमें तबला बजाना है तो उस पर हम लोग अपने उंगली से जब उस पर आघात करेंगे तब उसमें से मधुर ध्वनि होता है। तो कंपन के द्वारा जो उत्पन्न होता है जो उस मधुर ध्वनि, उसी को आहत नाद कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंपन कितनी प्रकार का होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का 3। कंपन 2 प्रकार का होता है, नियमित तथा अनियमित। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में वह दिया भी है, नियमित तथा अनियमित किसके प्रकार है, आपको ऊपर बताएं, यह कंपन का प्रकार है। नाद की कितनी विशेषताएं मानी जाती है। नाद की 3 विशेषताएं मानी जाती है, तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण। बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, नाद की विशेषताएं, जाति अथवा गुण। टिम्बर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, या नाद की विशेषताएं होती है, जो जिसको हिंदी में जाति अथवा गुण बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नाद की विशेषताएं कौन सी है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या दिया है, तारता, तीव्रता, जाति, इंटेंसिटी, पिच, टिम्बर, छोटा बड़ापन, गुण, ऊंचा नीचापन। यानी कि तारता तीव्रता का ही ये जो 2 नंबर ऑप्शन में उसको अंग्रेजी में लिखा हुआ है, छोटा बड़ापन, गुण, ऊंचा नीचा, ये सभी नाद की विशेषताएं होती है, इसलिए उपरोक्त सभी हम लोग का आंसर हो जाएगा। इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है। इंटेंसिटी को तीव्रता कहते हैं हिंदी में, और तारता को पिच कहते हैं। तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। तीव्रता का दूसरा नाम क्वेश्चन नंबर 10 छोटा बड़ापन होगा हम लोग का। तीव्रता का छोटा बड़ापन होता है। तीव्रता किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तीव्रता जो है हम लोग का कंप विस्तार पर निर्भर करता है। तीव्रता यानी कि आपको हम समझा दें, जैसे कि मान लीजिए ये हुआ, ये हम लोग का मान लीजिए 2, ये मान के चलिए तार लगा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट, क्वेश्चन हम लोग का था तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो इसको हम समझा रहे हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा कंप विस्तार। या कैसे होगा, जैसे कि ये मान लीजिए ये तार हुआ, ये हुआ, तो हम लोग इसको जितना खींचेंगे उतना इसमें कंपन होगा, उस हिसाब से इसमें छोटा बड़ापन ये उत्पन्न होगा, उस हिसाब से कंप विस्तार इसका आंसर हुआ। कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीव्रता बढ़ती है। यानी कि ये जो होगा कंप विस्तार, ये जितना कंपन करेगा इसका तीव्रता उतना बढ़ता जाएगा। नाद के ऊंचे नीचेपन को
क्या कहते हैं। जो नाद का ऊंचा नीचापन है वह तारता होता है, पीच होता है। जैसे आपको समझा दें, जैसे कि मान लीजिए आपको सा, रे, ग, म, प, ध और नी ये स्वर है। तो जैसे कि 240 हुआ इसका आंदोलन संख्या, रे का हो जाता है 270, ग का हो जाता है 300। ऐसे करके आप देख रहे हैं कि नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहते हैं। हम सा से रे के पास जा रहे हैं, आंदोलन संख्या भी बढ़ रहा है। रे से ग के पास जा रहे हैं तो आंदोलन संख्या यहाँ भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला करके जब नाद का ऊंचा नीचापन क्या होता है, वह तारता होता है, पीच होता है। पीच को ही जैसे कि लेडीज और जेंट्स में जो आवाज़ का ऊंचा नीचापन होता है, ये तारता के कारण ही होता है। तारता को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? पीच इसका आंसर हो जाएगा। पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की आवाज़ से प्रायः मोटी होती है। नाद के इस गुण को क्या कहा जाता है? अभी आपको हम समझा ही रहे थे, इसको तारता बोलते हैं, जिसका अंग्रेजी पीच होता है। तारता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। फ्रीक्वेंसी जैसे 240 से 270 जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसी को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, उसको आंदोलन संख्या भी बोला जाता है। उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका हिंदी आवृत्ति हुआ। आवृत्ति के कम होने से तारता क्या होता है? घटती है। आवृत्ति जैसे फ्रीक्वेंसी होगा 270 से 240 पे अगर हम लोग आ रहे हैं रे से सा के पास, तो हम लोग का क्या हो रहा है? आवृत्ति घट रहा है। तो आवृत्ति कम हो रहा है तो क्या होगा? तारता घटेगा ना। तो जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए तार सप्तक से मध्य सप्तक की ओर आ रहे हैं तो हम लोग का क्या हो रहा है? तारता कम हो रहा है, पिच जो हो रहा है कम हो रहा है। तो आवृत्ति के कम होने से तारता क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसी तार की लंबाई कम करने से तारता बढ़ेगी। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो मैं थोड़ा सा फास्ट करते हुए, क्योंकि 50 क्वेश्चन कराने हैं, वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है, दिक्कत हो जाएगा। साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? साधारण रूप से ज़्यादा से ज़्यादा 38,000 ध्वनियाँ सुन सकते हैं। मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकता है? मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ निश्चित की गई है? आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संगीत उपयोगी कम से कम, इसका आंसर 40 हो जाएगा। संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुनी जा सकती है? देखिए 38,000 तक उसका मतलब कि ये होता है आवृत्ति, लेकिन संगीत के उपयोग के लिए अधिक से अधिक 4,000 आवृत्तियों की ध्वनियाँ उपयोग में आती है। एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? ये नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? सहायक नादों पर। तारता अनाहत, तारता पर, अनाहत पर, अनियमित कंपन, इसका आंसर ये नहीं होगा, सहायक नादों पर ही। या जो विशेषता जाति है ना, जिसको गुण बोलते हैं, जैसे आपको मैं सिंपल समझा दूं, इसको सहायक नाद ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए आप किसी कार्यक्रम में हैं, वहाँ पे हारमोनियम भी बज रहा है, तबला भी बज रहा है, कीबोर्ड भी बज रहा है, आपका बांसुरी भी बज रहा है, तरह तरह के वाद्य बज रहा है, वह सभी क्या होते हैं? नाद की विशेषता होती हैं। उसी को उसको जाति बोला जाता है। अलग अलग उसका गुण से आप समझ जाते हैं कि कौन सा इसमें नाद प्रयोग हो रहा है। वहीं उस सहायक नादों के कारण ही वो जो स्वर संवाद बनाता है वह कार्यक्रम या सुनने में जो मधुर लगता है, वही बताना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो वाद्यों में एक ही स्वर जब स्वर बज रहा हो तो भी हम बिना देखे या बता सकते हैं कि यह दो अलग अलग वाद्य बज रहा है। ऐसा किसके कारण होता है? अभी इसी को मैं समझा रहा था। तो यह सहायक नादों के कारण होता है, यानी कि तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं, हारमोनियम, तबला, जो भी नाना प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है सब एक साथ बजने पे। इसको क्या बोलते हैं? तो यह सहायक नादों के कारण होता है सुंदर, इसको सहायक नाद बोलते हैं। मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से क्या होगा? कम होगा। मध्यम स्वर यानी कि म की तारता पंचम से कम ही ना होगा, पहले म आएगा तब ना पाएगा। तार सप्तक का षड्ज मध्य सप्तक के षड्ज से तारता में ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, आपका मध्य सप्तक का जो सा होगा वो तार सप्तक, मध्य सप्तक से तार सप्तक का सा तो ज़्यादा ही होगा। इसका अगर 240 आंदोलन संख्या है तो उसका दुगुना हो जाएगा ना, 480 हो जाएगा। सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से कम है, ज़्यादा है, छोटी है, उपरोक्त में से इसका आंसर कोई नहीं। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माना है? नाद के 5 प्रकार आपके नारद ने माने हैं। जो शरीर के अंगों से 5 प्रकार इन्होंने माना है, नाद का उत्पत्ति का स्थान भी माना है। संगीताचार्य चतुर ने
ऊंच तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है? ऊंच तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहा है। आगे बढ़ते हैं। पीतज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो इसका हम लोग इधर आंसर में देखेंगे, रुक्ष तथा वो पीतज देखे हैं, और इसका आंसर गंभीर तथा घनशील हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन हम लोग का? पीतज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? देखिए, चतुर तथा रुक्ष ध्वनि को वातज बोलते हैं और पीतज ध्वनि हो जाएगा हम लोग का गंभीर तथा घनशील को ऑप्शन नंबर 2। महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया? महर्षि भरत ने 22 श्रुतियों का। वैसे 2-3 विद्वान हैं जिन्होंने 66 माना है, जैसे कोहल है, पार्श्वदेव हैं, लेकिन अधिकांश संगीत उपयोगी 22 श्रुति का वर्णन किया गया है। महर्षि भरत ने नाट्य शास्त्र में 22 श्रुति माना है। मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो मतंग ने भी 22 श्रुति माना है। 66 श्रुति किसने मानी है? जैसे मैं बोल ही रहा था और क्वेश्चन देखने को मिल भी गया, ये हम लोग का कोहल हो जाएगा। इसमें भातखंडे, बृहस्पति और दत्ती इन्होंने 22 माना है, तो 66 कोहल माने हैं। धैवत स्वर की श्रुतियाँ कितनी मानी जाती है? धैवत स्वर की श्रुति 3 मानी जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सा रे ग म प ध और नी। इसका हो जाएगा 4 3 2 4, फिर उसके बाद में आपका 1 मिनट, यानी कि 4 3 2 4 4 3 2 इस तरह से होता है, जो जिसमें धैवत स्वर की श्रुतियाँ 3 ही मानी जाती है। आप लोग फार्मूला भी देखे होंगे, जो संगीत रत्नाकर में भी इसका चर्चा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है, 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? ऋषभ, मध्यम, धैवत। ऋषभ मतलब रे का इसमें 3 होता है, मध्यम का 4 होगा, धैवत का 3, तो 2 श्रुति ग और नी होता है, तो गंधार मतलब ग, तो ग इसका आंसर हो जाएगा गंधार। षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है? षडज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर होता है, और मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर होता है, और यहीं 16वीं और 17वीं के बीच का जो अंतर होता है उसी को प्रमाण श्रुति बोलते हैं। मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है? 16वीं पर आता है। षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया? अभी आपको मैं बता ही दिया हूँ, प्रमाण श्रुति। प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा, चतुसारणा, जो सारणा करके ध्रुव और ध्रुव बीड़ा को लेकर के महर्षि भरत ने जो सारणा किया था 4 तारों को बांध करके, उसी को ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया? उसको सारणा चतुष्टयी कहा गया, चूँकि 4 तारों पे किया गया सारणा, इसलिए। आइए 41 नंबर क्वेश्चन है, भरत की सारणा पद्धति में तारों के कितनी बार उतारा जाता है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 4 तारों को। द्वितीय सारणा से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है? क्वेश्चन नंबर 42। द्वितीय सारणा से, देखिए, पहली 4 बार सारणा हुई, पहली जो सारणा हुई उसमें एक भी श्रुति प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी में 4 श्रुति हम लोग का प्राप्त हुआ। 22 श्रुतियों को प्राप्त करना था, तो यहाँ पे 4 हुआ था, ठीक है। द्वितीय सारणा में हम लोग का 4 श्रुति प्राप्त हुआ था। उसके बाद में और तीसरी सारणा में 6 श्रुति प्राप्त हुआ था, और चौथी सारणा में हम लोग का 12 श्रुति प्राप्त हुआ था। इस तरह से 22 श्रुति कुल प्राप्त हुआ था। तृतीय सारणा द्वारा हमें कितनी श्रुतियाँ मिलती है? क्वेश्चन ऑलरेडी मिल भी गया। तृतीय सारणा में हम लोग का 6 श्रुति प्राप्त हुआ, और भरत की चौथी सारणा में 12 श्रुति, यानी कि पहली में कुछ नहीं प्राप्त हुआ, दूसरी में 4, तीसरी में 6, और आपका जो चौथी सारणा में 12 श्रुति हुआ। आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल हम लोग का 22 श्रुति यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। भरत ने सारणा पद्धति में कितनी बीड़ाओं का प्रयोग किया था? 2 बीड़ाओं का प्रयोग किया था, जिसका नाम कुछ लोग अचल और चल भी बोलते हैं, उसको ध्रुव और अध्रुव भी बोला जाता है। भरत की प्रत्येक बीड़ा पर कितनी तारें थी? भारत की प्रत्येक बीड़ा पर 9 तारें थी। आचार्य केसीडी बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया? उनका आचार्य केसीडी बृहस्पति एक यंत्र बनाए थे प्रमाण श्रुति के उदाहरण के लिए, उसका नाम था श्रुति दर्पण। आप लोग सिंपल याद रखें, आचार्य केसीडी बृहस्पति का जो यंत्र था श्रुति दर्पण था। श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार आचार्य बृहस्पति ने किया। निम्न में से किसकी सारणा पद्धति में बीड़ा पर 22 तंत्रियाँ थी? हाँ, ये सारंगदेव ने भी सारणा प्रक्रिया पद्धति किया था, उनके बीड़ा पर 22 तंत्रियाँ थी, यानी कि 22 तार थे। लास्ट क्वेश्चन है, श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियाँ बांधी जाती है? तो श्रुति दर्पण में जो केसीडी बृहस्पति का, उसमें श्रुति दर्पण में
5 तंत्रियाँ बांधी जाती है। दोस्तों आज का एक क्वेश्चन रहा, 50 क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट में बताएंगे। आप अपना विचार भी कमेंट में ज़रूर करेंगे। अगर किसी तरह की आपको मतलब डाउट लगते हैं उसको भी आप ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं उसको ज़रूर देखूंगा और आपके कमेंट का हर एक कमेंट का स्वागत है। चैनल पे बने रहें। धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।